चलिए बच्चों, आज हम आपका चैप्टर 1 क्लास 12 का बायोलॉजी लेकर के आए हैं। तो ध्यान से समझेंगे। एक आप शायद सुने होंगे पवन सिंह का शायरी कि मिल जाला जवान आसानी से ओकर ख्वाहिश के करावा, मिल जाला जवान आसानी से ओकर ख्वाहिश के करावा, जिद तो ओकर वजह मुकद्दर में नहीं खे। इसलिए आप ध्यान से समझेंगे, ख्वाहिश उसी चीज़ का रखिए जो ऐसा नहीं है कि मुकद्दर में नहीं। अगर आप जिद और सच्ची मेहनत के साथ, लगन के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी चीज़ मनोकामना जो भी आपका सपना हो वो जरूर पूरा होगा। जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि ये चैप्टर 1 है, क्लास 12 का है, जिसका नाम है जीवों में जनन। आज हम पढ़ेंगे जीवों में जनन। आखिर जीवों में जनन होता कैसे? बिल्कुल हिंदी मीडियम में रहेंगे और आप सभी बच्चों इसको ध्यान से क्या करेंगे, समझ लेंगे। अगर इसको चाहेंगे तो 10th क्लास वाले भी देख सकते हैं, नो डाउट कि उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 10th में भी चैप्टर 3 में है प्रजनन, उसको इसमें एक्सप्लेन करके दे दिया हुआ है। और 10th में थोड़ा शॉर्ट है तो 10वें वाले भी चाहेंगे तो इसको देख सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे जनन के प्रकार, अलैंगिक और अलैंगिक जनन, जनन अंग एवं उनकी संरचना, निषेचन की प्रक्रिया, मानव में प्रजनन, महत्वपूर्ण एवं जैविक महत्व, महत्वपूर्ण एवं जैविक महत्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम थोड़ा आगे चलते हैं। क्या कहता है, चलिए यहाँ है जीवन अवधि किसे कहते हैं? जीवन अवधि या इसको जीवन काल भी कहते हैं। क्या होता है जीवन अवधि? ध्यान से सुनेंगे। किसी जीव के जन्म लेने से और उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, किस मृत्यु तक? प्राकृतिक मृत्यु को मतलब अगर क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे तो उसको उसी जीव का जीवन काल कहेंगे? नहीं, प्राकृतिक रूप से कितने समय तक जीवित रहेंगे उसको लेकर के, जन्म से लेकर के और मरण तक के जो अवस्था होता है, जो काल होता है, उसी को कहते हैं जीवन काल। मानव की जीवन अवधि लगभग 70 से 80 वर्ष की होती है। 70 से 80 वर्ष पूछेगा ऑब्जेक्टिव, मानव कितने समय जिंदा रहता है? 70 से 80 वर्ष। हाइड्रा की जीवन अवधि कुछ महीनों से कुछ वर्षों तक होती है और कुछ ऐसे जीव है जो कुछ सेकंड में, कुछ मिनट्स में क्या करते हैं, जीवन अवधि होते। कुछ ऐसे जीव है जिसका कई सालों तक जीवन अवधि होती है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में दो अंतर, हम आपको इस सब के बारे में आगे पढ़ाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए, अलैंगिक जनन होते हैं ऐसे जीव जिसमें लिंग क्या होते हैं, अलग अलग, मतलब एक जीव में नर और एक जीव में मादा, तो उसको कहेंगे लैंगिक जनन। क्या कहेंगे बाबू? लैंगिक जनन। जिसमें नर और मादा अलग होता है उसको लैंगिक जनन कहेंगे, और जिसमें नर और मादा एक ही में होता है उसको कहेंगे अलैंगिक जनन। देखिए, हम लोग लैंगिक जनन करते हैं और जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो सब क्या करते हैं, अलैंगिक जनन। इसमें एक ही जनक होते हैं, मतलब पति पत्नी अलग नहीं होता, सब एक मिक्स। बताओ, इन लोग को ना ठीक होता होगा, कोनो पे ताकता नहीं होगा, कोनो से पिटाई नहीं खाता, कोई ड्रम में नहीं पैक करता, कोई पहाड़ पर से नहीं धकेलता होगा, इन लोग का ठीक है जी। अलैंगिक जनन का संतति जनक के समान होती है और उसमें आनुवांशिक विविधता नहीं होती है। 100% जैसा जनक रहेगा, माँ बाप रहेगा, वैसा ही उसका क्या होगा, संतान होगा। अब लैंगिक जनन में समझिए, इसमें दो जनक होते हैं, जिसमें एक कहते हैं मेल और एक कहते हैं फीमेल। तब तो बाबू ड्रामों में पैक होता है, देख रहे हैं? अलैंगिक जनन में कभी सुना है ड्राम में पैक होते हुए? नहीं ना। यहाँ देखिए, संतति जनकों से भिन्न होते, भिन्न मतलब अलग होती है, उसमें आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। आनुवांशिक विविधता मतलब जानते हैं क्या? आपके लक्षण आपके मम्मी पापा से, आपके पेरेंट्स से, आपके दादा दादी से 100% मिलते हैं या कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं, कुछ मिलते हैं कुछ नहीं। लेकिन लैंगिक जनन में 100% लक्षण उनके माता और पिता से उनका मिलता है। माता पिता अलग अलग रहते हैं, बता चुके, एक ही में कंबाइन रहते हैं माता और पिता, तो उसको हम कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। जिसमें जनन माता और पिता दोनों का लक्षण 100% समान हो, उसको हम कोलोन या एक पुंजक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोलोन या एक पुंजक। जैसे देखिए, कायिक कोशिकाओं में अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न आपस में समान तथा जनक के समान गुणों वाले संतानों जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? कोलोन या एक पुंजक। जिसका लक्षण एकदम 100% समान, उसको कोलोन या क्या कहते हैं? एक
कायिक पुंज कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? ध्यान से सुनिएगा, 2 उदाहरण देने के लिए कह रहा है। जब पौधे के शरीर के किसी कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती, कायिक भाग मतलब या तो जड़ से या तो तना से या तो पत्ती की सहायता से अगर किसी दूसरे पौधे का निर्माण हो जा रहा है तो उसको हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन। क्या कहेंगे बाबू? कायिक प्रवर्धन। जैसे आलू, कंद, अदरक, भूमिगत तना। भूमिगत तना अदरक जो क्या है? एक भूमिगत तना है। और कंद क्या है बाबू? आलू क्या है? एक कंद है। आलू क्या है बाबू? कंद है। सो इसको याद रखिए। जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है? जलकुंभी को बंगाल का क्यों आतंक? ध्यान से सुनिए। आप सभी जानते हैं कि बंगाल में मछलियां ज्यादा खाई जाती है, जानते हैं। एक बार की बात है कि बंगाल के तालाबों में इतना ज्यादा जलकुंभी आ गया था, इतना ज्यादा जलकुंभी छा गया था बंगाल के तालाब में कि जलकुंभी सूरज के प्रकाश को और पानी में उपस्थित मिनरल्स, खनिज लवण को ये जलकुंभी ही उपयोग कर जाता था, जिसके कारण पानी में नीचे पल रहे मछलियों को क्या नहीं मिलता था? ऑक्सीजन नहीं मिलता था और पोषण नहीं मिलता, जिसके कारण मछलियां मर जाती थी, जिसके कारण बंगाल में बहुत मछलियां की दिक्कत होने लगी। तो अचानक से बंगाल में मछलियां क्या होने लगा? कम होने लगा। इसलिए इसको आतंक कहते हैं। आतंक, मार देता है मछली को। किसको कहते हैं? जलकुंभी को। जलकुंभी को बंगाल का ही क्यों कहे? आपको समझ में आया? जलकुंभी का अत्यधिक एवं अनियंत्रित फैलाव, देखिए, नदियों, तालाबों और जलाशयों की सतह को ढक देता है, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, प्रकाश का प्रवेश रुक जाता है। जो हम आपको समझाए वही लिखा हुआ है। जलचर जीवों का जीवन स्तर क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। इसलिए इन्हें बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बाबू? क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। मुकुलन क्या है? मुकुलन द्वारा जनन की प्रक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। देखिए, मुकुलन मतलब होता है बडिंग। मुकुलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बडिंग। देखिए, इस विधि में जनन जीव के शरीर की सतह पर एक छोटी उभरी हुई संरचना होती है जिसे मुकुलन बनती है, जो आकार में बढ़ती है तथा अंत में जनक शरीर से अलग होकर स्वतंत्र जीव का निर्माण करती है। उसी को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। किसमें? मुकुलन में। जैसे कि ईस्ट या खमीर। ना समझ में आया? अब सुनिए। जैसे आप अपने आसपास किसी को देखे होंगे 5 उंगली के बदले 6 उंगली आ जाए, यस या नो? देखे होंगे। या ये पीठ अगर दिख रहा होगा तो पीठ के इस साइड में कुंवर निकल जाता है, जिससे इंसान या तो लव के निहुर के चलता है और नहीं तो एक एक्स्ट्रा मांस उसके इस पीठ पे आ जाते हैं। क्या आप कभी देखे होंगे? सपोज दैट कि अगर इस 6 उंगली के जो 5 उंगली है, छठा उंगली से अगर उसी के जैसे न, जैसे हमारे पास वो 6 उंगली रहता तो बढ़ते एक उंगली को बढ़ते काट के हटा देते, यहाँ रख देते, अब पता चला कुछ समय बाद एक दूसरा अनुमान तैयार हो गई मेरे ही जैसा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन या बडिंग। क्या कहते हैं? मुकुलन या बडिंग। मुकुलन या बडिंग। जो कोई जीव होते हैं उस जीव के कटे हुए भाग से सेम किसी उभार, जो उसके शरीर, जैसे आपको बताए हैं कि कुंवर एक प्रकार क्या है? उभार है। 5 उंगली के अलावा 6 उंगली क्या है? एक प्रकार का उभार है। तो उभार, शरीर में पाए जाने वाले उभार से जब नए जीवों का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं? मुकुलन। जैसे एक हाइड्रा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, जिसको हिंदी में खमीर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट के भी बारे में हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। द्विखंडन के बारे में समझिए। द्विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, एक द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। क्या होता है? बहुखंडन और द्विखंडन। इसमें जनक 2 बराबर भागों में बंटता है एवं संतति जीव बनते, 2 संतति जीव बनते। जैसे आप केचुआ को देखे, चारा को देखे, चारा को, उस चारे को जब हम काट देते हैं तो उससे क्या बनते हैं? 2 जीव बनते हैं और उस 2 जीव से दोनों में 2 चारे का, 2 केचुए का क्या होता है? निर्माण होते हैं। इसमें समझिए, इसमें जनक जीव के शरीर में अनेक नाभिक बनते हैं तथा बाद में अनेक तानु मतलब भाग बनते। तानु ना तान होता ताना क्या होते? भाग बनते। इसमें देखिएगा, यह अनुकूल परिस्थितियों में था, मतलब इसके अनुसार गाना नहीं, आज मौसम तो भइल सुहाना, नहीं सुने हैं? तो इसके लिए जब मौसम सुहाना होता है, मतलब हमने अनुकूल परिस्थिति, तब यह द्विखंडन होता है। और इसके लिए प्रतिकूल परिस्थिति,
समझे? प्रतिकूल परिस्थिति मतलब समझे, समझते हैं, गाना नहीं है। अब काची कहते उसको क्या कहते हैं, बिगड़ल बा कौची कहते जी, निरहुआ का गाना नहीं है, बदलल बा मौसम, कुछ हो रहा है, छोड़ो ना जी, मौसम बस बदलना चाहिए, हमारे अनुसार नहीं है, हमारे अनुसार नहीं है, उसको कहते हैं प्रतिकूल। देखिए यह मुख्यतः प्रोकैरियोटिक जैसे जीवाणु में हो पाया जाता है। कौन बाबू? द्विखंडन। यह प्रोटिस्टा जैसे अमीबा में पाया जाता है। कौन? बहुविखंडन। जेम्यूल क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी 2 नंबर में पूछता है, इसलिए आप इसमें से याद रखें कुछ। देखो भाई, हम थ्योरी नहीं लेकर के आए, हम आपका क्वेश्चन आंसर लेकर आए ताकि आप सरल भाषा में और आसानी से हम आपको समझा पाए और आपको एग्जाम के लिए कोई दिक्कत नहीं और पॉइंट दी पॉइंट आप अच्छे से उसको समझ पाए। स्पंज के शरीर में प्रतिकूल परिस्थितियों में बनने वाली एक विशिष्ट संरचना को क्या कहते हैं? जेम्यूल कहते हैं। जैसे प्रतिकूल, सपोज दैट कि हम यहाँ का मौसम एकदम ठंडा हो जाए, एकदम ठंडा, अभी नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे ना गर्मी है ना ठंडा है, और यहाँ का मौसम एकदम ठंडा हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, जब हम जमिए जाए और हम जमे ना, हमारे शरीर के ऊपर एक कवर आ जाए, एक लेयर आ जाए, उसी को कहेंगे जेम्यूल। क्या कहेंगे बाबू? जेम्यूल। अच्छा एक बात बताइए, 0 डिग्री सेल्सियस जब ठंडा गया था तो हमारे अनुकूल था कि हमारे प्रतिकूल था? हमारे प्रतिकूल था। जैसे अगर किसी लड़का से आपका शादी ब्याह होगा या लड़कों का किसी लड़की से शादी ब्याह होगा, तो उस समय जब आपका वेव मैच करता है, बात मैच करता है, तो आप उसको कहेंगे अनुकूल है भाई, मेरे अनुकूल एकदम, उठिए जी तो उठी या सुतिए जी तो सुती। लेकिन आपका बात नहीं मानेगा तो आपको यह प्रतिकूल है, कहते उठो तो सुतता है, कहते सुतो तो उठता है, प्रतिकूल हो गया। अब अनुकूल प्रतिकूल समझ में आ गया। प्रतिकूल परिस्थिति में स्पंज के शरीर पर जो उभार हो जाते हैं उसे कहते हैं जेम्यूल। क्या कहते हैं? जेम्यूल। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन अंग है। जैसे जेम्यूल प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव की रक्षा करते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं? यह अंकुरित होकर नया स्पंज बनाते हैं। अनुकूल परिस्थिति में क्या करते हैं? जैसे बाबू ध्यान से समझो, हम क्लास कब लेंगे? जब हमारे अनुकूल वातावरण होगा तब ना हम क्लास। अब प्रतिकूल होगा तो हम कंबले से नहीं निकले, या हमारे ऊपर अगर कोई लेयर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? उस लेयर में अंदर ढक रहेंगे, उस समय क्या हम कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो जेम्यूल जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो स्पंज की रक्षा करता है, लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति होता है, जा भाई जी ले अपन जिंदगी जी ले। कौन कहता है? जेम्यूल। किसको कहता है? स्पंज को। आगे देखिए, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? ध्यान से सुनिएगा। जीवों से नई पीढ़ी का निर्माण होता है, जिससे जीवों की संख्या बनी रहती है। जनन इसीलिए करते हैं ताकि देखो भाई, सेक्स में और रिप्रोडक्शन में अंतर है। सेक्स जो हम अपने शारीरिक मतलब आत्म इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, जिससे हमको आत्मा की संतुष्टि मिलती है, चलो जो पसंद है उसके साथ शारीरिक संबंध बन गए। लेकिन प्रजनन हम उसी को कहेंगे जिसमें 2 के अलावा तीसरा भी आने वाला हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? जहाँ फर्टिलाइजेशन हो, जहाँ ओवम और स्पर्म का आपस में संलयन हो, तभी हम उसको निषेचन कहेंगे, अन्यथा उसको सेक्स कहेंगे, निषेचन नहीं कहेंगे। यह प्रजाति की निरंतरता मानव निषेचन करेगा। अगर मानव निषेचन नहीं करेगा, सब साधुए जी बन जाए और सब साधुआइने बन जाए, तो क्या निषेचन होगा? और जब निषेचन नहीं होगा तो क्या बच्चे का जन्म होगा? आने वाले कई साल बाद में क्या होगा? मानव, पृथ्वी पर से मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा अगर बच्चा नहीं रहेगा तो। जनन के द्वारा वंशानुक्रम की निरंतरता बनी रहती है। मतलब एक का लक्षण एक में, एक का लक्षण एक में, फिर उसका लक्षण जाता है कि नहीं? इसी को कहते हैं वंशानुक्रम। हालांकि हम इसको चैप्टर नंबर 5 में अच्छे से हम इसको पढ़ाएंगे। यह जीवों को असामयिक नाश को रोकने, असामयिक मतलब होता है कि अचानक से खत्म नहीं होता है। युग्मनज क्या कहता है? थोड़ा आप इसको ध्यान से समझेंगे। युग्मनज या जाइगोट क्या कहता है? युग्मनज या जाइगोट को परिभाषित करे जनन कोशिकाओं, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मनज कहते हैं। यह प्रक्रिया विशेष जनन अंगों गोनाइड्स में क्रमिक कोशिका विभाजन तथा परिपक्वीकरण द्वारा संपन्न होता है। उतना न समझ में आए तो ई समझिए। अगर स्पर्म और ओवम को
आपस में मिला दिए। क्या करें? मिला दिए, संलयन करा दिए। और संलयन कराने के बाद एक गोला बन गया, मतलब मेल और फीमेल का जो आपस में जनन की क्रिया हो, युग्मक आपस में मिला दिए, उसके बाद जिसका निर्माण होता है उसको हम क्या कहेंगे बाबू? उसी को कहेंगे युग्मनज या जाइगोट। क्या कहेंगे बाबू? युग्मनज या जाइगोट। किसी को कोई दिक्कत बाबू मेरे? किसी को कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी में क्या अंतर है? अंतर तो हर हाल में याद रखिएगा, 2 नंबर 5 नंबर, हालांकि हम आपको 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी में क्या अंतर है? ध्यान से सुनिएगा। जिन जीवों के नर मादा युग्मक आकार तथा संरचना में समान होते हैं, कैसे होते बाबू? समान, उन्हें समयुग्मकी कहते हैं। आकार और संरचना में समान हो उसको समयुग्मकी कहेंगे। और इधर देखिए, आकार और संरचना में क्या हो? भिन्न हो उसे विषम युग्मक। विषम मतलब भिन्न। यहाँ देखिए, इन युग्मकों में गतिशील सामान्यतः एक समान होते हैं। गतिशीलता समझ, चलने की गति एक समान, जैसे एक पैर वैसे 2 पैर, जैसे एक पैर वैसे 2 पैर। लेकिन इनमें नर युग्मक सामान्यतः छोटे होते हैं, जबकि मादा युग्मक सामान्यतः बड़े और स्थिर होते हैं। मादा युग्मक चलता है, बताओ कमाए पुरुष से, काम करके आए पुरुष से। आप निषेचन भी तो पुरुष के स्पर्म चल के महिला में, महिला बैठल रहेगी। देख रहे हैं, प्राकृतिक भी चाहता है कि महिला ज्यादा काम न करे, इसलिए देख रहे हैं ओवम हमेशा गति नहीं करता, हमेशा जब भी गति करता है तो स्पर्म गति करता है। ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। उसके बाद में क्या है? यहाँ इसमें देखिए बल्बोक्स, फ्यूकस, उच्च क्रम के पौधे और जंतु, जो उच्च क्रम मतलब विकसित ज्यादा होते हैं वो। उभयलिंगी तथा एक लिंगाश्रयी पौधे में से क्या तात्पर्य? यहाँ पौधे की बात करिए। जो पौधा एक लिंगी होते हैं, जैसे पपीता में कुछ नर वाला कुछ मादा, नर वाला भाग क्या होगा? होवे नहीं करेगा, लेकिन मादा वाला भाग क्या होता है? मादा वाला पौधा में पपीता होता है, जबकि नर वाला भाग में पपीता नहीं होता। उभयलिंगी समझेंगे, जिन पौधों में नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधों में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उभयलिंगी। उदाहरण के लिए मक्का, ककड़ी, तरबूज। क्या क्या बाबू? मक्का, ककड़ी और तरबूज। ऑब्जेक्टिव याद रखिए। एक लिंगाश्रयी, जिन पौधों में नर अलग और मादा अलग, मादा नर पुष्प पर मादा पुष्प क्या करते हैं? दूसरे पर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगाश्रयी, मतलब नर अलग और मादा अलग। उदाहरण के लिए बताएं, पपीता, खजूर और पिस्ता। पिस्ता समझते हैं कि नहीं समझते? यहाँ देखिए, मध्य चक्र और आंतर चक्र में क्या अंतर है? यह ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मध्य चक्र, यह चक्र मादा जंतुओं में विशेषकर स्तनधारियों की प्रजनन की तैयारी हेतु है। हम आपको समझाएंगे, आप एक बार इसको ध्यान से सुने। यह चक्र केवल मादा प्रजनन और कुछ प्राइमेट्स में होता है। देखिए, इसको प्राइमेट्स भी कहेंगे और इसको नॉन प्राइमेट्स भी कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन प्राइमेट्स। आगे समझिए, इसमें ऋतुस्राव होता है परंतु रुधिर का बहाव नहीं होता। ध्यान से सुनिए, ये कहता क्या? पहले एक बार मेरी बात को समझ लेंगे, फिर हम आपको छोटी सी शब्द में समझाएंगे। इसमें गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियस का रुधिर सहित क्षय होता है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। यह चक्र सभी मादा जंतुओं में नहीं होता है। यह चक्र नियमित रूप से प्रत्येक माह होता है। यह चक्र प्रजाति विशेष अनुक्रम में बदलता रहता है। गाय में लगभग 21 दिन का होता है, मानव में यह चक्र औसतन 28 से 30 दिन का होता है। देखिए, एक होता है प्राइमेट और एक होता है नॉन प्राइमेट। प्राइमेट को कहते हैं, यहाँ देखिए, आर्तव चक्र, नॉन प्राइमेट को कहते हैं मध्य चक्र। देखिए, प्राइमेट मतलब हो गया कि जो पीरियड्स होते हैं लेकिन उनके शरीर से विघटित अंडाणु बाहर निकल जाते हैं, उसको कहते हैं आर्तव चक्र या क्या कहते हैं? प्राइमेट जीव। आर्तव चक्र या प्राइमेट जीव। इसके शरीर से विघटित अंडाणु बाहर निकलेंगे, लेकिन इसके शरीर में भी होगा अंडाणु, इसके भी शरीर में बनेगा, लेकिन पीरियड नहीं होगा। गाय भी बच्चे को जन्म देता है, लेकिन क्या आप कभी गाय को देखे हैं पीरियड होते हुए? नहीं ना। तो ये हो गया नॉन प्राइमेट जीव। इसमें बंदर भी शामिल हो जाएगा, चिंपैंजी भी शामिल हो जाएगा और मानव तो होगा ही हो। इसमें क्या हो जाएगा? गाय भैंस भी शामिल हो जाएगा। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है? ध्यान से सुनिए। जो निषेचन अंदर होता है उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। शिवम,
पानी पी लें। जो निषेचन अंदर होता है उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं और जो निषेचन बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। इसमें निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। ऐसे जीवों में संतान की संख्या सामान्य होती है, ज़्यादा नहीं होती है। जब आंतरिक निषेचन होता है तो गर्भ में न लेके बच्चा पालना पड़ेगा जी, तो कमे ना कहा 100 को पाल देंगे, नहीं ना, कमे को ना। देखिए बाह्य निषेचन में समझिए, इसमें निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है, प्रायः जल में होते हैं। कहाँ होता है बाबू? जल में। कहाँ होता है? जल में। ऐसे जीवों में संतान की संख्या बहुत बड़ी। बाबू बताओ, अनेरुआ जानते हैं? अनेरुआ, अनेरुआ जानते कि नहीं जी? जानते हैं? अगर एक जीव नहीं कहते अनेरुआ पैदा करके छोड़ दिया ना, देखते हैं जिसका 4-5 को रहेगा ना, बात उतना ही माने तो उसका क्या अनेरुआ दे करके छोड़ दिया है। इसलिए कहते हैं जो बाह्य निषेचन होता है उसमें ना जो नर मछली होता है वो स्पर्म छोड़ता है और मादा मछली उस स्पर्म को लेता है। और जब कुछ स्पर्म अगर टकरा गया तो ठीक है, बच्चा हो जाएगा, ना टकराएगा तो वो स्पर्म पानी में दहा के कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं रहेगा। यहाँ देखिए अनिषेक जनन क्या होता है, ध्यान से सुनिए, 2 उदाहरण दीजिए। जब किसी अंडाणु का नर युग्मक के साथ संयोग हुए बिना ही नए जीव में विकास हो जाता है, मतलब संलयन न हो, स्पर्म अंडाणु से नहीं मिले लेकिन नए जीव का निर्माण हो जाए, उसी को कहते हैं अनिषेक जनन। जैसे एफिड, उसके बाद में मधुमक्खी, एफिड और मधुमक्खी। बाबू इसको आप पढ़ेंगे, थोड़ा इसको आप पढ़ेंगे फिर हम आपको आगे समझाते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए बाबू, होता है थोड़ा बोलते बोलते होता है, दिक्कत होता है, अभी गर्मी का समय है ना इसलिए। खैर कोई बात नहीं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अनिषेक फलन किसे कहते हैं इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। ऐसी स्थिति जिसमें बिना निषेचन के अंडाशय में फल परिवर्तित हो जाते हैं उसको कहते हैं अनिषेक जनन। जैसे केला, उदाहरण याद रखिएगा ज्यादातर, बीज रहित अंगूर, मतलब जो ना अंगूर में बीज नहीं रहता है उसको कहते हैं बीज रहित अंगूर, उसमें होता है अनिषेक जनन। एक होता है अंड प्रजनक और एक होता है जरायुज। जो जीव बच्चे को अंडा के रूप में जन्म देता है, मतलब लड़का के रूप में नहीं जन्म देता है, शिशु के रूप में नहीं जन्म देता है, उसको कहते हैं अंडज, अंडा के रूप में जन्म देता है। और जो जीव अपना बच्चा शिशु के रूप में देता है उसको कहते हैं जरायुज। ये जीव अंडे देते हैं जबकि ये जीव बच्चे को जन्म देते हैं। अंडे शरीर के बाहर निषेचित एवं विकसित होते, शरीर के बाहर, जबकि बच्चा शरीर के भीतर निषेचित होते और विकसित भी क्या होते हैं भीतर। हाथ गोड़ कभी देखे हैं? बच्चा जन्म ले लिया तब उसका हाथ बनेगा, गोड़ बनेगा? नहीं, अंदर ही उसका हाथ गोड़ पैर क्या होता है बन करके तैयार रहता है। जैसे पक्षी अंडा देता है, मछली अंडा देता है, मछली का अंडा खाए कि नहीं, सरीसृप अंडा देता है, मेढक अंडा देता है, लेकिन मनुष्य बच्चा देता है, गाय बच्चा देता है, कुत्ता बच्चा देता है, बिल्ली बच्चा देती है। ये सब शिशु को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? शिशु को। युग्मनज में क्या, युग्मनज क्या है? यह द्विगुणित होता है या अगुणित। देखिए युग्मनज हम आपको पिछले पॉइंट में पढ़ाए थे कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन, देखो नर युग्मक एक गोटा का है और मादा युग्मक एक गोटा का है, तो नर युग्मक एक गुणित, मादा युग्मक एक गुणित। लेकिन जब ये दोनों को आपस में संलयन कराएंगे तो उससे बनेगा युग्मनज या जाइगोट। तो एगो मिलकर कितने बनाएंगे? 2। कितने बनाएंगे? 2। तो एगो मिलकर 2 बनाए जिसको युग्मनज कहते हैं, तो यह द्विगुणित होगा। पहले यहाँ क्लियर हुआ। देखिए जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, मतलब निषेचन होता है, तो निषेचित अंड बनता है, उसे युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? युग्मनज। यह द्विगुणित होता है क्योंकि इसमें नर और मादा युग्मकों के गुणसूत्र का, यह द्विगुणित होता है क्योंकि इसमें नर और मादा युग्मकों के गुणसूत्र का संलयन होकर 2n संख्या बताए। अभी हम आपको बताएं स्पर्म एक गुणित, स्पर्म n को एक गुणित को n प्लस ओवम। क्या बाबू? ओवम भी होता है n = 2 2n, इसको कह सकते थे द्विगुणित हो गया। और ई क्या हो गया? एक गुणित।
भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। निषेचन के पश्चात युग्मनज के क्रमिक विभाजन और विकास की प्रक्रिया को जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। संक्षेप में देखेंगे, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। देखिए, जब निषेचन होता है, जब ओवम स्पर्म से मिल जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे वो शिशु के रूप में विकसित होने लगता है। लेकिन आप लोग एक चीज को जानिए, बच्चा जब तक माँ के गर्भ में रहेगा 9 महीने तक, तब तक उसको हम शिशु नहीं कहेंगे, उसको हम भ्रूण कहेंगे। यहाँ हम आप शिशु बोल देते, लेकिन हम उसको शिशु नहीं कहते, उसको भ्रूण कहते। कब? जब तक वो बच्चा माँ के गर्भ में है। तो बताइए, भ्रूण से युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। याद रहेगा। उसके बाद देखिए, फल भित्ति क्या? भित्ति मतलब आवरण होता है, तो फलों के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं? फल भित्ति। इसका मुख्य कार्य क्या है? ध्यान से सुनिए, अंडाशय की परिपक्व दीवार फल भित्ति कहलाती है। ध्यान से, इसका मुख्य कार्य यहाँ ध्यान दीजिए, यह भीतर स्थित बीजों की सुरक्षा करती है। देखो, हमारा भित्ति मतलब बाहर का आवरण क्या करता है? सबसे पहले तुमको बाह्य आघात से रक्षा करता है। करता है कि नहीं करता? करता है। देखिए, यह भीतर स्थित बीजों को क्या करता है? रक्षा करता है। यह फल को आकार, रंग और स्वाद प्रदान करते। कौन? फल भित्ति। याद रखिएगा, यह फल के अंदर संरचनात्मक दृढ़ता बनाए रखने में क्या होती है? सहायक होती। संरचनात्मक मतलब अंदर संरचना कैसी होनी चाहिए। आगे देखेंगे, ध्यान से सुनिए, वो था आपका 2 नंबर का पॉइंट और ये है आपका 5 नंबर का। जब भी क्वेश्चन पूछेगा ये 5 नंबर में पूछेंगे, इसलिए इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। देखिए, लैंगिक जनन में होने वाले, यहां से समझेंगे, लैंगिक जनन में होने वाला प्रमुख घटनाएं, मतलब लैंगिक जनन में कौन कौन घटनाएं होती है? ध्यान से सुनिए, लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं 3 अवस्थाएं होते हैं। निषेचन पूर्व मतलब निषेचन से पहले, निषेचन या गर्भाधान मतलब निषेचन जब हो जाता है उसके बाद बच्चा गर्भ में रहता है, उसको गर्भाधान कर दे। निषेचन की पश्च घटनाएं, पश्च मतलब जानते हैं? बाद, जब निषेचन हो जाएगा उसके बाद। निषेचन से पहले की घटना को निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। निम्नलिखित प्रमुख घटनाएं होती है कब? निषेचन से पूर्व। युग्मक निर्माण, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम, जनन कोशिकाओं द्वारा युग्मक, शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया वृषण तथा अंडाशय में होती है। किस किस में होती है बाबू? वृषण तथा अंडाशय में। याद रहेगा, यह प्रक्रिया किस किस में होता है बाबू? वृषण और अंडाशय में। कहाँ होता है? वृषण और अंडाशय में। याद रहेगा बाबू, वृषण और अंडाशय में। याद रखिएगा, युग्मकों का परिपक्व निर्माण के बाद युग्मक आकार, संरचना व क्रियात्मक दृष्टि से परिपक्व मतलब नर है तो नर में स्पर्म परिपक्व होगा और मादा है तो मादा में ओवम परिपक्व होगा। परिपक्व शुक्राणु चलायमान होते हैं जबकि परिपक्व अंडाणु स्थिर एवं बड़ा होता है। हम आपको बता चुके हैं, अंडाणु कभी भी गति नहीं करता। जब गति करता है तो कौन गति करता है? शुक्राणु गति करता है। युग्मक स्थानांतरण, नर जननांग से बने युग्मक मादा जननांग तक पहुंचते हैं। इसमें विभिन्न माध्यमों जल, वायु, परागन आदि की सहायता से ली जाती है। जब हम आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे पुष्प के बारे में तो उसमें पढ़ाएंगे कि जीव जैसे अलग अलग कि आखिर पौधों में जनन कैसे होगा, और तीसरा चैप्टर में पढ़ाएंगे अलग से कि मानव में जीवन, प्रॉपर मानव के लिए तीसरा चैप्टर का नाम है मानव प्रजनन। मानव में प्रजनन कैसे होता है? तो पौधों में वो जल के द्वारा, वायु के द्वारा, परागन के द्वारा भी हो सकती है। यहाँ देखिए, युग्मक की क्षमता एवं स्व द्वारा में पहुंचने के बाद शुक्राणु रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों से सक्षम करने में सक्षम होते हैं। आगे देखिए, युग्मकों का मिलन स्थल तक पहुंचना, शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचते हैं। वो मिलन स्थल को क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। अंडाणु की बाह्य झिल्ली भेदन की तैयारी होती है। निषेचन या गर्भाधान, ध्यान से समझिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो युग्मनज
का निर्माण होता है, यही गर्भाधान या निषेचन कहलाता है। शुक्राणु अंडाणु की बाह्य आवरणों को भेद कर उसके प्रवेश करता है। शुक्राणु का केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। शुक्राणु केंद्रक अंडाणु केंद्रक से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। यह हम आपको बता चुके हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करेंगे तो क्या बनेगा? युग्मनज, जो 2n होता है। अंडाणु की बाह्य झिल्लियों के बाद अपारगम्य हो जाते हैं, जिससे किसी अन्य शुक्राणु का प्रवेश क्या हो जाता है? रुक जाता है। निषेचन पश्च घटनाएं मतलब बाद की घटना। निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं, जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला, युग्मनज विभाजन। युग्मनज बार बार माइटोसिस विभाजन से छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह में क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। भ्रूण का निर्माण। विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं का ठोस गोला बनता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। वेस्टुलेशन क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। भ्रूण की आंतरिक संरचना बनती है और त्रिजमीय परतें होती है। अंग जनन क्या होता है? ध्यान से सुनिए। इन परतों से विभिन्न अंगों एवं ऊतकों का निर्माण होता है और होकर के किसका रूप ले लेता है बच्चों? शिशु का रूप ले लेता है। इस प्रकार लैंगिक जनन में निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं क्रमशः होती है, जिनमें नई संतति का निर्माण होना संभव है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ध्यान से सुनेंगे। अलैंगिक जनन के निम्नलिखित खंडन, द्विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन का उदाहरण सहित, मतलब इसी में आप अलैंगिक जनन के 5 प्रकार की विधियां पढ़ लेंगे, प्लस में उदाहरण भी पढ़ लेंगे। देखिए खंडन क्या है? जब शरीर का कोई भी भाग टूट करके अलग हो जाता है, वह भाग विकसित होकर के नया जीव, जैसे सपोज दैट कि हमारा ये शरीर है, हमारे अगर हाथ को काट दिया जाए दोनों हाथ को, और जब दोनों हाथ को काटा जाएगा तो इस दोनों हाथ के कटे हुए भाग से अगर अलग अलग अनुमेय का निर्माण हो जाती है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं खंडन। क्या कहते हैं बाबू मेरे? खंडन। जैसे स्पाइरोगायरा मतलब शैवाल, प्लेनेरिया, फ्लैट वर्म। क्या कहते हैं बाबू? फ्लैट वर्म। क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म। द्विखंडन में समझिएगा, एकल कोशिका जीवों से जनक कोशिकाओं को 2 आकार की पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे द्विखंडन कहते हैं। विखंडन मतलब केवल काट दो, और द्विखंडन मतलब 2 भागों में काटो। कितने भागों में? जैसे अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, याद रखिए। मुकुलन में हम आपको बता चुके थे अभी कि मुकुलन हम उस जीव को कहते हैं जब शरीर में उभार पाया जाता है और उससे किसी नए संतति का निर्माण हो जाए, उस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। जनक जीव के शरीर पर एक उभार जो बढ़कर जनक से अलग होकर नया जीव का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं? जैसे ईस्ट और हाइड्रा बता चुके थे बाबू। बीजाणु जनन क्या होता है? जब जीव में विशेष बीजाणु से बनते, कोई भी जीव बीज से बनेगा, अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के, उसी को कहेंगे बीजाणु जनन। जैसे राइजोपस मतलब फफूंदी, फर्न, मौसिक पौधा होता है बाबू। देखिए आगे कर रहा है कायिक प्रवर्धन। ध्यान से सुनिए। पौधों में कायिक भागों, जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे बनते हैं, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बीज को छोड़कर अगर कोई पौधा बीज से बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे? बीजाणु जनन। लेकिन किससे बना है? जड़ से बना है, तना से और पत्ती से बना है, तो उसको क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन। जैसे यहाँ देखिए प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और उधर कृत्रिम। देखिए प्राकृतिक में कंद जैसे आलू आधा आधा कच के रोपते हैं, जिधर से उधर कोपड़ी रहता है उधर से नहीं रोपते। भूमिगत तना जैसे अदरक, हल्दी। उसके बाद देखिए गांठदार तना जैसे प्याज, लहसुन। उसके बाद देखिए सतोलन जैसे 2 घास मतलब जो क्या कहते हैं चट्टी के जैसे पसर जाता है। शक्कर समझते हैं? केला। उसके बाद समझे पत्ती पर, ये सब कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है जी। पत्ती प्रवर्धन। ब्रायोफिल्म एक पौधा का प्रजाति है, हम आपको इसको टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपको सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कृत्रिम विधियों द्वारा समझिएगा, कटिंग विधि, लेयरिंग विधि, ग्राफ्टिंग विधि, बर्डिंग विधि, उत्तक संवर्धन। इसको देखिए कटिंग विधि से याद रखिए गन्ना को काट करके उगाते, गुड़हल, गुलाब। इधर देखिए लेयरिंग विधि चमेली, जामुन। ग्राफ्टिंग विधि आम,
आम, नींबू, इधर देखिए बडिंग विधि गुलाब, संतरा, और इधर देखिए फाइलम में केला और आर्किड का पौधा। निष्कर्ष क्या निकलता है? अलैंगिक जनन में एक जनक से बिना युग्मक संलयन ही न इतना जितना जीव है सब एकल है। मतलब एकल जीव मतलब एक ही जीव है जिसमें नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं, जबकि कायिक संवर्धन में पौधे कायिक भागों से नए जीवों को विकसित करते हैं। कोई दिक्कत बाबू मेरे प्यारे? यहाँ देखिए, यहाँ दिया बाह्य निषेचन तथा आंतरिक, उधर भी पढ़ा है लेकिन वो शॉर्ट था, ये लॉन्ग है। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन क्या है, इसकी तुलना को विस्तृत रूप से करें। ये 5 नंबर में पूछेगा बाबू मेरे, याद रखिएगा। बाह्य निषेचन दर्शाने वाले जीवों के मुख्य कमियां जोखिम पूर्ण की व्याख्या करिए। बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन की तुलना देखिए। निषेचन का स्थान बाहरी में, बाह्य में क्या होगा, जल हो जाएगा, या माध्यम, किसी माध्यम में निषेचन होता है। मादा शरीर के अंदर होता है प्रजनन पथ में। देखिए युग्मक स्थान कहाँ होता है? नर युग्मक शुक्राणु जल में छोड़ता है, जो मादा युग्मक अंडाणु तक पहुंचते, न पहुंचे तो कोई बात नहीं, राम राम। युग्मक स्थानांतरण सहवास द्वारा सीधे, सहवास मतलब मेल के लिंग से होते हुए फीमेल के विजाइना से होते हुए अंदर जाता है, उसको सहवास कहते हैं। उसके बाद क्या करें, ध्यान से सुनिएगा। माध्यम की आवश्यकता, जल हो गया या बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। युग्मकों की संख्या, बहुत अधिक संख्या युग्मक बनते हैं और कुछ मुक्त किए जाते हैं। यानी कि कम युग्मक बनते हैं, और कम युग्मक, तभी तो 1 बच्चा 2 बच्चा का निर्माण होता है। कितने बच्चे का निर्माण होता है? 1-2 बच्चा का। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा निषेचन की सफलता। निषेचन की सफलता में सुनिएगा, सफलता की संभावना बहुत कम होती। भाई देखो, आंख बंद करके तीर चलाइए, आंख बंद करके तीर, जरूरी है सटीक निशाना पे लगेगा। अलैंगिक में वैसा ही, बाह्य निषेचन में वैसा ही, पानी में छोड़ रहे हैं स्पर्म, पता है कि कोई लेगी कि नहीं लेगी, मतलब फीमेल मछली। यहाँ देखिए सफलता की संभावना अधिक होती है। बिना सेफ्टी का अगर कोई चीज़ यूज़ करें, अगर हम रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं, जैसे कॉन्डम और कॉपर्टी का बिना यूज़ किए अगर हम इसका प्रक्रिया करते हैं मानव जनन में, तो सफलता की चांसेस ज़्यादा होती है। ऊर्जा की व्यर्थता, जितना स्पर्म छोड़ेगा ऊर्जा की लॉस होगी, और इसमें बनवे नहीं, टकराएगा तो बनेगा, न टकराएगा न बनेगा। इसमें देखिए ऊर्जा की कम खपत होती है, हालांकि मेहनत उधरे ज़्यादा है। उदाहरण, मछलियाँ उभयचर, अधिकांश जलीय जंतु शैवाल में कौन विधि होता है? बाह्य निषेचन। सरीसृप जो रेंग कर चलता है, पक्षी, स्तनधारी, अधिकांश जलीय जीव में क्या होता है? आंतरिक निषेचन। क्या होता है? आंतरिक निषेचन। बाबू एक मिस्टेक हो गया, अधिकांश जलीय जीव इसमें होगा, इसमें होगा अधिकांश स्थलीय जीव जो भूमि पर रहता है। बाह्य निषेचन दर्शाने वाले जीवों की मुख्य कमियों को जोखिम पूर्ण क्यों होता है, ध्यान से समझेंगे। बहुत बड़ी संख्या में युग्मक जल में नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फिक्स नहीं ना रहता है कि जाएगा तो टकराई करेगा। अनुकूल पर्यावरण विशेषकर जल की आवश्यकता होती है, भूमि पर यह संभव नहीं है। निषेचन की सफलता बहुत कम होती है, क्योंकि शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। अंडाणु और भ्रूण सुरक्षा नहीं हो पाती है, आसानी से शिकार या क्षति का खतरा होता है। मतलब उसमें जो जीव होते हैं वो जीव भी स्पर्म को खा जाते हैं। बाहरी परिस्थितियां जैसे तापमान, प्रदूषण, जल की गति आदि निषेचन को प्रभावित कर सकती है। यहाँ देखिए अगर जल प्रदूषित हो उस समय भी नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए निषेचन, बाह्य निषेचन जल में रहने वाले जीवों के लिए उपयुक्त है, जबकि आंतरिक निषेचन स्थल में रहने वाले जीवों के लिए क्या है? अधिक सफल और सुरक्षित है। आगे देखेंगे बाबू, युग्मनज से भ्रूण विकास की संपूर्ण मतलब युग्मनज से भ्रूण विकास कैसे होता है? देखिए युग्मनज से भ्रूण विकास को भ्रूणोद्भव कहते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। युग्मनज से भ्रूण विकास को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। यह प्रक्रिया मुख्यतः निम्न मतलब नीचे दिया गया चरण के द्वारा होता है। युग्मनज निर्माण, पहले युग्मनज कैसे होगा? जब नर और मादा युग्मक शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से निषेचन होगा, जिससे क्या बनेगा? युग्मनज, जो क्या कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं।
खंडन के बारे में समझेंगे। युग्मनज में तीव्र गति से बार बार समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन कोशिकाओं का आकार छोटा हो जाता है। इससे बहुकोशिकीय गोलाकार संरचना बनती है, जिसे मोरूला कहते हैं। पूछेगा क्वेश्चन, मोरूला किसे कहते हैं, कहेंगे खंडन में युग्मनज तीव्र से बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, लेकिन कोशिकाओं का आकार छोटा हो जाता है। इसमें बहुकोशिकीय गोलाकार संरचना बनती है, जिसे मोरूला कहते हैं। ब्लास्टूला किसे कहते हैं, ये भी ध्यान से समझेंगे। मोरूला में एक द्रव से भरी गुहा होती है, गुहा मतलब खाली जगह आकार होती है, उसी को क्या कहते हैं, और ये ब्लास्टूला कहते हैं। मतलब मोरूला में एक द्रव से भरी एक गुहा होती है, जिसको कहते हैं मोरूला। जैसे जेली फिश, क्या बात है, वो जेली फिश। वेस्टूला का निर्माण ध्यान से सुनिए। ब्लास्टूला की दीवार में धंसा मतलब आंतरिक दीवार धंसा होता है जिससे 2 या 3 गर्भपत्रक बनते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस अवस्था को गैस्ट्रुला कहते हैं। जैसे मेढक, क्या बाबू, मेढक। अंग निर्माण, गैस्ट्रुला के गर्भपत्रक में विभिन्न अंगों एवं ऊतकों का निर्माण होता है। यह अवस्था भ्रूण के विकास की आगे की अवस्था है, जिससे तंत्रिका तंत्र, हृदय, पाचन तंत्र आदि बनते हैं। पूछेगा किसमें तंत्रिका तंत्र, हृदय और आदि बनते, तो कहिएगा अंग निर्माण में। किसमें बाबू, अंग निर्माण में। आगे समझिए भ्रूण परिपक्वता एवं जनन। भ्रूण परिपक्वता मतलब भ्रूण का विकास कैसे होता है, इसको समझेंगे। भ्रूण पूर्ण विकसित होकर परिपक्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बाबू, परिपक्व। अनप्रजक जीवों से तथा जरायुज जीवों से शिशु के विकास के रूप में जन्म होता है। अनप्रजक तथा जरायुज जीवों में भ्रूण संरक्षण एवं विकास के आधार पर अंतर स्पष्ट कर। देखिए, संरक्षण और विकास के आधार पर अंतर स्पष्ट करना। विशेषता भ्रूण का स्थान, मादा के शरीर के बाहर अंडे में विकसित होते हैं। भ्रूण का विकास मतलब मादा के शरीर के बाहर मतलब बाहर ना, समझ रहे मेरी बात को। आंतरिक गर्भाशय में, इधर क्या जरायुज में क्या करा है, देखो अंडा का विकास तो बाहर होगा, अंडा तो जन्म दे देगा, लेकिन वो जैसे चुज्जा जिसको कहते हैं, चुज्जा वो तो बाहर निकल जाता है, लेकिन बाद में अंडा फूटता है, जिससे जीव का निर्माण बाहर होता है। मादा में भी अंदर होता है, जिसको हम गर्भाशय कहते हैं। पोषण की व्यवस्था, अंडे में उपस्थित पोषण योल्क या पीलक द्वारा होता है। जो पीला वाला पदार्थ होता है उसी से पोषण मिलता है। मादा के शरीर में नाभि नाल प्लेसेंटा द्वारा क्या होता है, पोषण होता है। आप सभी जानते हैं जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें उसके नाभिक से एक पतला सा मांसल संरचना, एक कैसे पाइप के जैसे पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं नाभिक नाल। भ्रूण सुरक्षा, कवच या अंडे के आवरण द्वारा आंशिक मतलब पूर्ण रूप से ना, आंशिक रूप से मादा के शरीर में पूर्ण रूप से सुरक्षित मिलते। उदाहरण मुर्गी, मछली, कछुआ, मगरमच्छ, मेढक, कीट, इस सब में क्या होता है, अंड प्रजक। मनुष्य, गाय, कुत्ता, बकरी, खरगोश, व्हेल मछली क्या होते हैं, आंतरिक प्रजनन होते और शिशु को जन्म देते। भ्रूण की अवधि तुलनात्मक रूप से कम, बहुत कम समय में बच्चा जन्म देते हैं, और तुलनात्मक रूप से अधिक कौन, आंतरिक निषेचन जरायुज में। इधर समझेंगे बाबू, पुष्पी पौधों में निषेचन पश्च घटनाएं का विस्तृत वर्णन करें। निषेचन के बाद अंडाशय, बीजांड तथा युग्मनज जिसमें परिवर्तित होते हैं। देखिए ये एक वन शॉट है, आपको जब हम चैप्टर 2 पढ़ाएंगे उसमें पुष्प के बारे में एकदम डीप से बताएंगे, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पुष्पी पौधों में निषेचन पश्च घटनाएं। पुष्पी पौधों में निषेचन पश्च के निम्नलिखित प्रमुख घटनाएं होती। पहले युग्मनज का विकास, युग्मनज जानते हैं जैगोट, जब मेल और मेल का क्या मिलता है, पराग कण मिलता है और अंडाणु मिलता है फीमेल वाले पुष्प का, तो उसको क्या कहेंगे, युग्मनज। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करा, प्राथमिक अंडोस्पर्म नाभिक का विकास तृतीय निषेचन से बना त्रिगुणित। प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक बार बार विभाजित होकर एंडोस्पर्म या भरण उत्तक बनाता है, जो बीज के लिए भोजन का भंडार होता है। बीजांड का परिवर्तन, बीजांड का आवरण बीज की बाह्य त्वचा में बदल जाती है तथा बीजांड पूर्ण
बीज में परिवर्तित, बताइए बीजांड किस में परिवर्तित हो जाते हैं? बीज में। बीजांड किस में परिवर्तित हो जाते हैं? बीज में। अंडाशय का परिवर्तन, अंडाशय की दीवारें मोटी होकर परिपक्व फल का पेरिकार्प बनती है। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब हम आपको चैप्टर 2 लेकर आएंगे तो एकदम अच्छे से इसको समझाएंगे। अभी वन शॉट में सो इसको थोड़ा समझाते चलते ताकि आप लोग को ज्यादा समय भी ना लगे, ठीक है। अन्य भागों में परिवर्तन, देखिए पंखुड़िया पुंकेसर, दल वर्तिकाग्र मुरझा कर झड़ जाते, जबकि पुष्प के डंडी, क्या बाबू, डंडी कभी कभी फल के विकास में सहायक होती है या सूख जाती है। पहले जिसको आप सूंघते हैं ना जी, गुलाब के फूल को आप सूंघते हैं ना, वो फूल पंखुड़ी होता है, वो गिर जाता है निषेचन के बाद। निषेचन जब होने का होता है तो गिर जाता है, यानी कि निषेचन के बाद अंडाशय, बीजांड तथा युग्मनज में होने वाली परिवर्तन। देखिए संरचना, अंडाशय में क्या परिवर्तन, अंडाशय की दीवार मोटी होकर के पेरिकार्प में बदल जाती है। पूछेगा अंडाशय की दीवार किस में बदल जाती है? पेरिकार्प में। किस में? पेरिकार्प में। परिपक्व अंडाशय फल बन जाता है। फिर क्या परिणाम मिलता है? परिपक्व अंडाशय फल बनता है। बीजांड के बारे में समझिए, बीजांड का आवरण बीज त्वचा बनाता है और संपूर्ण बीजांड से बीज में परिवर्तित होता है। और बीज सब जानते हैं, बीज का पूर्ण संरचना, बीज बन जाती है, बीज से नए पौधे का निर्माण होगा। युग्मनज समझिए, युग्मनज या जाइगोट, युग्मनज बार बार विभाजित होकर के भ्रूण में विकसित हो जाते हैं और युग्मनज से भ्रूण बनता है जो नए पौधे का प्रारंभिक रूप होता है। चलिए आगे देखते हैं, सारांश में देखते हैं। इस प्रकार निषेचन के पुष्पी पौधों में बीजांड बीज में, पूछेगा ऑब्जेक्टिव, बीजांड किस में बदलता है? बीज में। अंडाशय फल में, युग्मनज भ्रूण में क्या होते हैं? परिवर्तित होकर नए पौधे के निर्माण में नींव रखती है। यह क्रमशः जन्म तथा फल की प्रक्रिया को संपन्न करता है। चलिए आगे, और लास्ट पॉइंट आपका बचा हुआ है, इसको ध्यान से समझेंगे। अब आपका हो गया ये चैप्टर खत्म। ये था आपका वन शॉट। अगर मेरे से टूटी फूटी भाषा में इस क्लास में आपसे मेरे से जो भी गलती हुआ है मेरे टूटी फूटी भाषाओं में, तो हम आपको क्षमा प्रार्थी करते हैं, आप हमें माफ़ कर दें और कोशिश करेंगे इससे बेहतर लेके आए कंटेंट, ताकि आप लोग मेरा सहयोग करें, हमको हिम्मत मिले और हम आपकी नए वीडियो, आप किस टॉपिक पे चाहते कमेंट करें। और आप ये भी चाहते हैं कि नहीं चाहते कि पीपीटी से पढ़ाए कि हैंड रिटन, हालांकि हम हैंड रिटन ही पढ़ाएंगे, लेकिन ये इसलिए बताया था कि जो बच्चा क्लास कर चुके वो वन शॉट दे करके रिवीजन कर ले, एग्जाम पास आने वाला। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।